सो जस्ट आफ्टर योर इंस्टॉलेशन आप जब पहली बार विजुअल स्टूडियो को चलाओगे तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ टेम्पलेट या प्रोजेक्ट क्रिएट करने के ऑप्शन मिलेंगे। और ये सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो डेफिनेटली ये सेक्शन आपका ब्लैंक होगा और राइट साइड में सिर्फ ऑप्शंस होंगे। यहाँ अगर आप ऑप्शंस की लिस्ट देखो तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जैसे क्लोन रिपोजिटरी। सो अगर आप एक बिगिनर नहीं हो या आपको प्रोग्रामिंग का पहले कोई भी एक्सपीरियंस है, लाइक एंड यू ऑल्सो नो लाइक हाउ टू मैनेज रिपोजिटरीज और मे बी आई वुड से कोड वर्जनिंग, तो आप अवेयर होंगे मे बी गिटहब से। और अगर आपको क्लाउड डेवॉप्स का आइडिया है एज्योर का, तो दैट इज़ यू कैन से चेरी ऑन द केक। बट अगर नहीं है तो अभी आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे अपने कोड की वर्जनिंग मेंटेन करते हैं। सेकेंड इज, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, आपको किसी फ्रेंड ने शेयर किया है, लाइक पेन ड्राइव में शेयर किया है, आपकी किसी लोकल ड्राइव पे है, तो आप उस प्रोजेक्ट की .sln फाइल, जिसको हम यहाँ बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन फाइल, उसको सिलेक्ट करके उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। या फिर आप किसी भी लोकल फोल्डर को ओपन कर सकते हो इन द एडिटर, और आप ये फ्यूचर में डिसाइड कर सकते हो कि उस फोल्डर में से कौन सी फाइल को आपको एडिट करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है, जैसा मैंने बताया, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन आपके लिए है, जहां आपको क्लिक करने पे मिलेंगे कुछ स्कैफोल्डिंग टेम्पलेट्स एंड द लैंग्वेजेस यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम टू स्टार्ट योर न्यू प्रोजेक्ट। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, क्लिक ओवर हियर। सो जैसे ही आप पहली बार ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ आपको कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स मिलेंगे, जो जैसा मैंने बताया कि आप ऑलरेडी यूज दिस विजुअल स्टूडियो सम टाइम। सो ये वो एक्सटेंशंस हैं या वो टेम्पलेट्स हैं जो मुझे पहले से मिल रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो है वो राइट साइड सेक्शन है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी इंस्टॉल हैं, वो मुझे यहाँ से मिल जाता है। जैसे अगर मैं सिर्फ सी शार्प करता हूँ, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ये टेम्पलेट्स आए सबके ऊपर सी शार्प आ रहा है। अगर मैं एफ शार्प सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एफ शार्प आ रहा है। सिमिलरली अगर आप जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हो तो सो जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट्स हैं वहीं आपको यहाँ मिलते हैं। क्योंकि हमें सी शार्प पढ़नी है तो या तो मैं ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट रखूँ या मैं सिर्फ और सिर्फ सी शार्प सेलेक्ट रखूँ। इस केस में मुझे यहाँ पे वो सारे एक्सटेंशन या वो सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे जो मुझे सी शार्प के लिए यूज़ करने चाहिए या करने पड़ सकते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में मेरे पास, अब इस पूरी लिस्ट में मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट हैं। जैसे सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशन, CUI एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, ब्लेजर एप्लीकेशन, क्लास लाइब्रेरी जो हम DLL क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, और सर्वरलेस लाइक एज्योर फंक्शंस। और ये बहुत सारे डिफरेंट मेरे पास टेम्पलेट्स हैं। इन सबको अभी पढ़ने की या देखने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी गेट कन्फ्यूज। हम इनको स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन। और ये कंसोल एप्लीकेशन कुछ नया नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपके कॉलेज से, आपकी एकेडमिक से, स्कूल से, कहीं से कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो ये हम कंसोल एप्लीकेशन से पहले बहुत बार इंटरेक्ट कर चुके हैं, सी में, C++ में, और मे बी जावा में। तो कहीं भी अगर आपने बेसिक कंसोल एप्लीकेशंस बनाई है, जैसे सी में प्रिंट एफ, सी आउट इन C++, वट एवर, जहाँ बेसिक स्टेटमेंट्स आप अपने कंसोल को देते हो प्रिंट करने के लिए, और फिर कंसोल से कुछ इनपुट एक्सेप्ट करते हो, उनको टाइपकास्ट करते हो, उन पे कोई लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, एंड देन यू डिसाइड यूजिंग योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स और समथिंग कि अब आपको इन पे क्या करना है। अगर आप इन सब कीवर्ड से अवेयर नहीं हो तो हम इस आने वाले चैप्टर्स में इनको फॉलो करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ बता दूं, एक कंसोल एप्लीकेशन एक सिर्फ ऐसी ब्लैक स्क्रीन है, लाइक योर कमांड प्रॉम्प्ट, जहां आप यूजर को कोई इंस्ट्रक्शन शो कर सकते हो इन अ रिटन, यू कैन से इन अ रिटन स्टेटमेंट, और कंसोल पे ही आप यूजर से कुछ इनपुट ले सकते हो, जिनके बिहाफ पे आप अपने को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करके कुछ डिसीजंस क्रिएट कर सकते हो, जिनको आप एज ए रिजल्ट यूजर को वापस दिखा सकते हो। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहिए कंसोल एप्लीकेशन, जस्ट टू स्टार्ट एंड टू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस हाउ यू कैन डू इट। सो जैसे ही आप ये काम करते हो और आगे चलते हो, सबसे पहले ही आपसे क्या पूछेगा, एक प्रोजेक्ट का नाम क्या पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा, लोकेशन क्या पूछेगा। क्योंकि मैं इससे पहले डेवऑप्स टूल्स पे काम कर रहा था, तो मैंने एक टेम्पलेट लोकेशन बना रखी थी, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे इसको एक लोकेशन बनाया था, सपोज C#। तो अब इस फोल्डर में सपोज
कंसोल ऐप 1 ये मेरी पहली एप्लीकेशन होगी। सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकता है कि प्रोजेक्ट नेम है तो फिर सॉल्यूशन नेम क्या है। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको, इस वाले पोर्शन को स्किप करो और मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन। अभी के लिए सिर्फ आंसर करने के लिए क्विकली मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सकता है। आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कैन बिकम अ सॉल्यूशन इटसेल्फ। तो अभी के लिए सिर्फ इसको एज इट इज रखो और नेक्स्ट करो। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो यहां आपसे पूछता है एक बहुत आई वुड से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है ये। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन से फ्रेमवर्क को चूज करना है। मेरे पास दो तरह के सपोर्टेड फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक होता है LTS, एक होता है करंट, और या फिर आप अगर आप यहाँ जाके देखो, अगर आप जाके देखते हो LTS सपोर्ट्स और करंट में वट एवर। सो LTS, ऑल द वर्जन्स LTS दैट स्टैंड्स फॉर कि ये मेरे लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो जब भी आप ये काम करोगे तो यहाँ आपको टेम्पलेट, आपको अपने .NET का फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। अभी रिसेंटली हम जो वर्जन, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं विच इज .NET 6, बट राइट नाउ we had so many announcement, if you are following Microsoft on Twitter, कि it is going to be release .NET 7 very soon this year. So जैसे ही वो रिलीज होगा I'll update my Visual Studio and .NET 7 का भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए जो आपके पास लेटेस्ट और LTS वर्जन अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट अवेलेबल है, आप उसको सिलेक्ट करो एंड अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करो। तो जैसे ही आप ये काम करते हो तो अब आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके लिए, जिस प्रोजेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्यूशन होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, टूल्स, सर्वर एक्सप्लोरर। यहां मैं आपको एक चीज स्टार्टिंग में बतानी भूल गया जो मुझे बतानी चाहिए थी, कि हमने जो ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है एक्चुअली ये प्रोजेक्ट .NET कोर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। बट अभी आप इस चीज को छोड़ दो, मैं अपनी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज .NET कोर एंड व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क इटसेल्फ। तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको विजुअल स्टूडियो से आपको मैं अवेयर करा दूं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, टैब्स होते हैं जो अभी मिनिमाइज्ड हैं और टैब्ड हैं इन द लेफ्ट साइड, लाइक टूल बॉक्सेस। टूल बॉक्सेस अभी कंसोल एप्लीकेशन में आपको यूज में नहीं आएगा बिकॉज इट हैज सम सर्टेन टूल्स जो आप GUI में यूज करोगे। सर्वर एक्सप्लोरर जो आपको कनेक्टेड सर्वर्स, डेटाबेसेस, लोकल डेटाबेस फाइल्स और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, उन सब में आपके लिए आपकी हेल्प करेगा। अगेन ये भी अभी आपके लिए यूज का नहीं है, बट इन फ्यूचर ये बहुत बहुत यूज होने वाले सेक्शंस हैं। राइट साइड में आपको दो सेक्शन मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और दूसरा प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज, अगेन आई मेंशन, प्रॉपर्टी अभी आपके ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, बट हाँ सडनली अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाते हो तो उस पर्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। फ्यूचर में ये प्रॉपर्टीज टैब बहुत यूज होने वाला है फॉर माई आई वुड से कंट्रोल्स और GUI कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। सिमिलरली मेरे पास और बहुत सारे टूल्स और टैब्स होते हैं, जैसे जो अगर आप नीचे आप देखोगे आउटपुट स्क्रीन, इट्स लाइक इन यू कैन से इन हाउस कंसोल। तो ये आपके पास इन हाउस कंसोल टाइप की तरह आपका आउटपुट शो करता है, बट ये आपकी कमांड्स नहीं लेगा। अगर आपको कमांड्स देनी है तो आपके पास कोई स्पेसिफिक कमांड देनी है तो आपके पास पैकेज इंस्टॉल करने हैं, पैकेज मैनेज करने हैं या न्यूकिट पैकेज मैनेज करने हैं, ये सब क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। बट हमारे पास एक पैकेज मैनेजर के लिए भी कंसोल स्पेसिफिक है। एरर लिस्ट जो आपको आगे आने वाले प्रोग्राम में एरर्स की लिस्ट शो करेगा, वार्निंग्स और मैसेजेस को शो करेगा, जिसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं जस्ट बाय सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक टैब। अभी के लिए आप इसमें से कोई भी विंडो क्लोज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके पास एक मेन ऑप्शन है जहां आप व्यू में जाके इसमें से किसी भी लिस्ट को जिसको आपने बंद किया है उसको वापस से ऑन कर सकते हो, जैसे एरर लिस्ट, आउटपुट, टास्क, टूल बॉक्स, जिस पे भी क्लिक करोगे वो वापस से आ जाएगा। तो देयर इज नो इशू अगर आप किसी को भी क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ जो भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया उस प्रोजेक्ट का पूरा फाइल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या था वो हमेशा मुझे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मिलने वाला है। तो जैसे कि अभी मैंने .NET 6.0 यूज़ किया है और एप्लीकेशन है मेरी कंसोल .NET कोर की, तो ये कैसे पता चलेगा क्या इन्वायरमेंट है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ इस फाइल को, जैसे आप यहाँ जाओगे तो ये आपको इसे इनेबल करके दिखाएगा कि आपके पाश प्रोजेक्ट की सेटिंग्स फाइल्स क्या है। तो ये आपकी एक ऐसी फाइल है जिस फाइल को हम बोलते हैं .csproj। CSPROJ मतलब C# प्रोजेक्ट। इस फाइल के अंदर आपकी कुछ प्रोजेक्ट लेवल की सेटिंग्स लिखी होती हैं XML फॉर्मेट में, कि प्रोजेक्ट के अंदर SDK कौन सा यूज हुआ है, .NET SDK यूज हुआ है, प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे प्रोजेक्ट का आउटपुट टाइप क्या होगा, EXE होगी, टारगेटेड फ्रेमवर्क क्या होगा, 6.0 होगा, ठीक है, इम्प्लिसिट
यूजिंग्स क्या है, इनेबल है, क्या है ये आगे बताऊंगा, नलेबल्स इनेबल हैं। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके प्रोजेक्ट लेवल पे हमने इनेबल कर रखी है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ प्रॉपर्टी ग्रुप एंड दैट ऑल अप्लाई ऑन माय प्रोजेक्ट लेवल। तो अभी के लिए इसको मैं बंद कर देता हूं, एडिट करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ एक स्टेटमेंट देखो तो उस स्टेटमेंट में सिंपली यहाँ लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन। तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन है क्या? एक कंसोल डॉट राइट लाइन एक सिंपली स्टेटमेंट है, जैसे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वटेवर स्टेटमेंट आप यूज करते हो जावा में, या आप प्रिंट एफ यूज करते हो सी में, और सी आउट यूज करते हो सी प्लस प्लस में। तो यहां अगर आप देखो तो ये जो कंसोल है ये एक क्लास है, और उस क्लास का एक स्टैटिक फंक्शन है, इसका नाम है राइट लाइन, और ये एक पैरामीटर लेता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग पैरामीटर। आप इसमें जो भी पास करोगे वो मैसेज आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, और ये सेमीकोलन से हमने अपने इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रखा है। तो बात यहां आती है कि मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? जनरली हम जितना सी शार्प को जानते हैं तो हम समझते हैं कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां कुछ क्लासेस होनी चाहिए, जहां कुछ फंक्शंस होने चाहिए, तो जब जाके ये कोड चलना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं डॉट नेट 6 में ये एक एडिशनल बेनिफिट है कि आप अपनी मिनिमल लाइन ऑफ कोड से आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर मैं आपको अगर एक बेहतर कोडर आपको बनना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्ट डॉट नेट 6 को फॉलो ना करो, क्योंकि वहां उससे क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कंसेप्ट्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सो मैं आगे आने वाली वीडियोस में स्टार्ट करूंगा डॉट नेट 5 से, जहां आपको इसका ओरिजिनल सिंटेक्स मिलेगा, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही आज मुझे ये प्रोजेक्ट को देखना है कि ये क्या बिल्ड आउटपुट आएगा, इसका क्या नहीं आएगा या कैसे होगा, तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए पहले मुझे इसको कंपाइल करना चाहिए। क्या ये कंपाइल है ऑलरेडी? नहीं है। अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे करना है? तो यहाँ बिल्ड में हम जाएंगे तो पहले हम यहाँ करेंगे बिल्ड सॉल्यूशन। बिल्ड सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ आप जाओ, और ये का सॉल्यूशन नेम था कंसोल एप्लीकेशन 1, जिसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम भी कंसोल 1 था। तो क्योंकि अभी इस बिल्ड सॉल्यूशन में एक ही प्रोजेक्ट है तो ये सिर्फ अकेला बिल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर भविष्य में आपके एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो आप बिल्ड सॉल्यूशन नहीं करोगे। आप क्या करोगे फिर उस केस में, आप अपने प्रोजेक्ट पे या तो स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर लो, तब बिल्ड में जाओ, और बिल्ड उस प्रोजेक्ट के नाम को ध्यान से देखते हुए उस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को बिल्ड करो। इस केस में आपका पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी कोड फाइल्स हैं, जैसे .cs फाइल, तो वो .NET के C# कंपाइलर के थ्रू पहले कंपाइल होंगी, और फिर वो आगे अपनी आउटपुट जनरेट कर देंगी। और इसका आउटपुट टाइप क्या होगा? एन exe फाइल। एंड एज वी नो exe फाइल्स आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो अब अगर मैं यहां जाता हूं और बिल्ड में जाके करता हूं बिल्ड इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को, तो यहां नीचे स्टेटमेंट में मुझे जैसे अभी आ रहा है रेडी, और अगर मैं आउटपुट में जाके देखूं बिल्ड स्टार्टेड, और बिल्ड हो गया सक्सीड विदाउट एनी एरर। ओके, तो अभी तक कोई एरर नहीं है और बिल्ड सक्सीड हो गया। तो क्या सच में बिल्ड सक्सीड हुआ है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा इसके आउटपुट फोल्डर में। तो या तो आप इसे डायरेक्टली यहीं से रन भी कर लो, या फिर चलते हैं जहां इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया था। तो मैंने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक किया और मैं गया ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। तो जहां मुझे एक आउटपुट फाइल मिलती है बिन के अंदर डिबग के अंदर यहां आपको एक इसकी exe फाइल मिलती है। तो जैसे आप इस exe पर रन करोगे तो देखो होता क्या है, कंसोल आया और चला गया। तो क्या मेरा स्टेटमेंट जो मैंने प्रिंट किया था वो आया था? डेफिनेटली आया था। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कंसोल को रुकने की स्टेटमेंट हमने नहीं दी। कंसोल कभी किसी के लिए वेट नहीं करता, तो मुझे कंसोल को कोई ऐसी स्टेटमेंट यहां देनी पड़ेगी जिससे कंसोल मेरा होल्ड करे कि मैं कोई उसे इनपुट कैरेक्टर या कोई इनपुट स्टेटमेंट दूंगा। तो ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए हम सिंपली यहां लिख सकते हैं कंसोल, जैसे राइट लाइन था सेम ऐसी कंसोल क्लास का एक मेथड है रीड लाइन और रीड की। इनमें डिफरेंसेस क्या है हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी आप इनमें से कोई यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी स्टेटमेंट कंसोल से कुछ रीड करने के लिए काम आती हैं, तो इसलिए इसमें से कोई भी रीड करो, कंसोल वेट करेगा। अब मैंने क्योंकि कोड में कोई चेंज किया है, अगर आप यहां देखो स्टार बन गया, इसका मतलब है फाइल होगी एडिटेड। तो अब क्या करना है, वापस स्टेप्स क्या होने चाहिए, इसको पहले सेव करना चाहिए, सेव हो गई, इसको वापस बिल्ड करना चाहिए, यहां पे बिल्ड करा। जैसे बिल्ड किया, अब मैं फिर आउटपुट में जाकर देखता हूं बिल्ड स्टार्टेड, और ये सब सक्सेसफुली सेव हो जाना चाहिए। क्या अब वापस मेरी कोड फाइल यहां मुझे मिलेगी? कहाँ है, मैं जाके वापस
अपने प्रोजेक्ट पे ओपन इन फोल्डर करता हूँ। तो जैसे मैं बिन में वापस जाता हूँ, डीबग में जाता हूँ और यहाँ जाके अपनी EXE पर रन करता हूँ। तो यस नाउ अगर आप देखो तो आपका कंसोल आके वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसे एक स्टेटमेंट दी रीड लाइन। अब रीड लाइन क्या कर रहा है? अब वेट कर रहा है कि भाई आप मुझे कुछ दोगे तभी मैं उस स्टेटमेंट को आगे प्रोसेस करूंगा, क्योंकि उस लाइन के बाद कोई भी ना तो स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए ना रीड करने के लिए तो आपकी कंसोल स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। और कोई भी आप स्टेटमेंट सबमिट करते हो, जैसे मैंने कुछ भी लिखा और एंटर प्रेस किया तो रीड लाइन खत्म हो गया और वो मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। तो इस तरह से मैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन बना के चला सकता हूं। तो अब अगर मुझे ये स्टेप ऐसे नहीं करना है, बिल्ड इंडिविजुअल नहीं करना है, देन जाके ओपन नहीं करना है, तो यहां मुझे एक क्विक ऑप्शन मिलता है मेरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। इस एप्लीकेशन के अंदर भी प्रोसेस वही होता है, पहले मेरी एप्लीकेशन की सारी फाइल्स को सेव करता है, बिल्ड करता है और फिर उसके आउटपुट को डीबग करता है। तो ये डीबग स्टेटमेंट है। सो डीबग स्टेटमेंट एंड विदाउट डीबगिंग स्टेटमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे आने वाले वीडियोस में सब कुछ पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आई होप आपको एक आइडिया मिला हो कि कैसे एक बेसिक एप्लीकेशन हम विजुअल स्टूडियो में क्रिएट कर सकते हैं और किस टूल का क्या काम होता है, जस्ट एक आइडिया, और कैसे कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो डॉटनेट, पहले हम डिफरेंस समझेंगे डॉटनेट कोर और डॉटनेट फ्रेमवर्क में, साथ साथ हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे डॉटनेट की प्रीवियस वर्जन में, ताकि मुझे ये मिनिमल लाइन ऑफ कोड ना दिखे, मुझे पूरी स्टेटमेंट दिखे जो हम चलाते थे, और उसी तरीके से हम वहाँ पे आगे आने वाले कोड को फॉलो करेंगे। देन एट द लास्ट हम देखेंगे कि हम ये कैसे मिनिमल लाइन ऑफ कोड हम यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।